हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम रीट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे रीट को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इवन हम क्या करते हैं, बस नाम ही रटते रहते हैं और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सिंपल वे में कि आपको रीट्स याद करने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही नाम आए ना, ठीक है, तो आपको जस्ट वो अपने आप याद हो जाए। ठीक है, तो आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। आपको मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो टोटली आपको ए टू जेड सारा का सारा रीड जो है इसमें आपको याद हो जाना है। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं है। जितने भी पांचों रीड होते हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको भी समझ में आएगा, जो हिंदी मीडियम के होंगे उनको भी समझ में आएगा। हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आप अगर लक्ष्मीकांत की किताब भी पढ़ लेंगे ना, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज साथ में बने रहिएगा। देखिए मैं कितने आसान तरीके से और आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये जो 10 से 15 मिनट जाएगा वेस्ट नहीं जाने वाला है। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे गेन ही करोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, मेरा एनसीईआरटी का वीडियो पैक है। आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमने बहुत ही बेसिक से पढ़ा रखा है। पॉलिटी, हिस्ट्री और एसी का वीडियो पैक है, और फर्दर हमारे अभी बाकी वीडियो पैक आने वाले हैं। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन के कम्बो बना रखा है, जिससे आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, चलिए। पेमेंट मेथड मैंने बता रखा था पहले भी, अभी भी बता देता हूँ। पेमेंट आप इसी नंबर पे हमें डायरेक्टली फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली अकाउंट में भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, या फिर हमें ईमेल भी कर देना है। ठीक है, तो आपको सारी डिटेल्स इसी पे मिल जाएगी। अब बात करेंगे रीट्स की। ठीक है, देखो रीट कौन कौन जारी करता है, सबसे पहले तो ये समझिए। ठीक है, देखो आपको पता है कि अगर हमारा जुडिशरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, अगर हम न्यायालय की बात करें, तो हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जिसमें लोअर कोर्ट्स वगैरह होते हैं। उसके ऊपर हाई कोर्ट्स होते हैं। हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में बस एक ही है। ठीक है, जबकि हाई कोर्ट क्या है कि हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को दे रखा है। अभी 25 के आसपास हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट अलग अलग हो सकता है, और एक हाई कोर्ट दो राज्यों के लिए हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे यहाँ समझा देता हूँ, उसके बाद इस पे डिस्कस करेंगे। देखो, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों एक ही होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा एक होता है, और हाई कोर्ट लगभग अभी 25 है। ठीक है, सारे राज्यों के पास नहीं है, क्योंकि कई राज्यों के पास ना एक ही हाई कोर्ट क्या करता है। सपोज करो ये हाई कोर्ट है, ठीक है, ये नंबर 1 का हाई कोर्ट हो सकता है कि आपको क्या करे, आसाम के लिए भी वही रहे, और ठीक है, और उसके अलावा ये नागालैंड की भी हाई कोर्ट सेम हो जाए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो कई हाई कोर्ट्स जो होते हैं दो दो स्टेट्स को एक साथ बियर करते हैं। ठीक है, तो ये रीजन समझिए बस। इसमें मैंने आपको ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास हाई कोर्ट जो है वो कम है। अब बात करते हैं रिट्स की। रिट्स कहाँ दी गई हैं? तो जब हम अपना संविधान पढ़ोगे, जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप, राइट, तो वहाँ पे आर्टिकल 32 दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, और आर्टिकल 26 दिया गया जो हाई कोर्ट के बारे में बताता है, मतलब हाई कोर्ट में रिट्स दायर करने के लिए बताता है। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि रिट कहाँ कहाँ पे दिया गया है, तो याद रखिए आर्टिकल 32 में रिट्स दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 32 के तहत जाएंगे। अगर आपको रिट्स दायर करना है हाई कोर्ट में, तो आप किस आर्टिकल के तहत दायर करोगे, किस फाइल करोगे बेसिकली, तो आर्टिकल 226 के तहत आप क्या करोगे, हाई कोर्ट में दायर करोगे। ठीक, ये होगी बेसिक फंडामेंटल, जो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। इसके अलावा आप रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में किस बेसिस पे दायर कर सकते हो, किस बेसिस पे फाइल कर सकते हो, राइट। तो याद रखिए जब भी आपका फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा, जब आपके मूल अधिकार छीने जाएंगे तभी आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सॉरी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत जब आपके फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स का कहाँ से कहाँ तक है, तो अगर आप संविधान जब पढ़ोगे दोस्तों, तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 में है बेसिकली। अगर हम बात करें तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 31 के बीच में अगर कोई भी हमारा आर्टिकल का हनन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 2 कहता है, 32, आर्टिकल 32 भी इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक में अगर हमारा कुछ भी वॉलेट हो रहा है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आएगा, इसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो ये मैं लास्ट में दोबारा से रिपीट कराऊंगा। इसलिए ये थोड़ा शुरू में समझने में टफ हो जाता है, लेकिन जब मैं आपको सारे ये जितने 5 रीड्स हैं ना, जब आप वो समझ लोगे तो इसको समझाने और आसान हो जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि जब आप रीड समझोगे तो थोड़ी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक समझ लेते हैं एक बार, फिर से करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है, आपको सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करनी है तो आर्टिकल 32 के तहत दायर करेंगे। 26 के तहत कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट से जाएंगे। ठीक है, जब आपके फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल मतलब आपके मूल अधिकार का हनन होगा, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हो 12 से लेके 35 तक है, लेकिन बेसिकली जो रीट दायर करते हैं वो हम आर्टिकल 12 से लेके 32 के बीच में जब हमारा हनन होता है तभी हम दायर करते हैं।
ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, हाईकोर्ट आप कब जा सकते हो? 226 की तरह रिट दायर करने, जब आपका फंडामेंटल राइट दोस्तों वायलेट हो रहा है तब भी आप हाईकोर्ट जा सकते हो। देखो आप याद रखिएगा, आपके पास दोनों ऑप्शन है, हाई कोर्ट जाने का भी ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट को जाने का भी ऑप्शन है, ठीक है, फंडामेंटल राइट के तहत। तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, तो बेसिक फंडामेंटल याद रखिएगा आप, ठीक। उसके अलावा रिट दायर कर सकते हो आप दोस्तों नॉर्मल लीगल राइट्स के लिए, तो हाई कोर्ट में आपके पास एक और एक्स्ट्रा चीज मिल जाती है क्या, अगर आपका कोई कानूनी अधिकार छीने जा रहे हैं ना, तो आप 236 के तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट भी जा सकते हो, किसके लिए, कि भैया हमारे इस अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ पे बस आपका फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तब भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो, और कोई लीगल राइट्स भी छीना जा रहा है, ठीक है, जो कानूनी अधिकार है आपका, ठीक है, वो भी छीना जा रहा है, तब भी आप हाई कोर्ट जा सकते हो। कैसे, ये अभी मैं समझाऊंगा, अभी जब मैंने ये सारे आपने रीड्स करेंगे ना पांचों, तब आपको ये समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा था, इसको फिर से मैं लास्ट में करूंगा, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन होता है दोस्तों ना, वो पूरा पूरा इंटायर इंडिया के लिए है। मतलब इंडिया में कहीं भी आपको फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। लेकिन हाई कोर्ट में कहाँ होता है? जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के दोस्तों आप महाराष्ट्र में आपका हनन हो रहा है तब आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपका तमिलनाडु में हनन हो रहा है तो आप तमिलनाडु में, अगर आपका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे चले जाओ, बॉम्बे हाई कोर्ट नहीं जा सकते आप, आपको तमिलनाडु का चेन्नई हाई कोर्ट है वहां पे जाना पड़ेगा, मद्रास हाई कोर्ट बेसिकली बोलते हैं उसको, तो वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस क्या है कि आप स्टेट है या तो यूटी जितने तक उसका एक एरिया डिफाइंड है, किसी स्टेट का एरिया डिफाइंड है, उस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये बेसिक याद रखिएगा। उसके अलावा एक ये लाइन याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको लास्ट में बोल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई कोर्ट इज वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। वाइडर का मतलब है व्यापक। अब आप सोचोगे यार सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है, सबसे एरिया, मैं एरिया वाइज नहीं कह रहा हूँ, मैं एरिया वाइज नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, इसका वाइडर रेंज है। रेंज कैसे हो जाता है? देखो कैसे हो जाता है, ये समझो आप, यहाँ पे देखो आपको फंडामेंटल राइट्स बस वायलेट हो रहा है, मतलब जब यहाँ पे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तब आप कहाँ जा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे देखो फंडामेंटल राइट तो है ही, तो यहाँ तो बराबर बराबर हो गए, प्लस एक्स्ट्रा क्या है? नॉर्मल लीगल राइट। तो अगर आपका नॉर्मल लीगल राइट किसके पास जाता है? हाई कोर्ट के पास। तो इसलिए मैंने कहा कि हाई कोर्ट जो है ना थोड़ा सा व्यापक हो जाता है। कैसे? ये आपको आईएएस के डायरेक्ट क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीलिम्स पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर में, और डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको, आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे ये मिल जाएंगे। और 99% बच्चों को ये पता नहीं होता दोस्तों, 99% बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखिएगा, अगर आप नोट करके रख सकते हैं तो नोट करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा याद रखिएगा वाइडर कौन होता है? आपका हाई कोर्ट होता है। तो याद रखिएगा, आपकी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लास्ट में भी फिर से कराऊंगा। अब आते हैं रिट्स पे, ठीक है। तो रिट कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला क्या होता है? पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जिसको हम बोलते हैं आपका हैबियस कॉर्पस, ठीक है। पहला आपका हो गया हैबियस कॉर्पस। उसके अलावा क्या हो गया? इसके अलावा हो गया दोस्तों आपका, दूसरा हो गया मैंडेमस, तीसरा हो गया प्रोहिबिशन, चौथा हो गया सर्ट्यूरारी, पांचवा हो गया को वारंटो, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स मत जाइएगा, ठीक है, टाइपिंग में कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है। अब देखो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है, इसको हैबियस कॉर्पस भी बोलते हैं कई जगह, तो लैटिन वर्ड है इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हो जाता है। मैं हिंदी में समझाता हूँ, देखो इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी मतलब पर्सन को, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना, ठीक है, बंदी को प्रस्तुत करना, इसका मतलब हेबियस कॉर्पस का मतलब यही होता है। अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हैव द बॉडी मतलब बेसिकली बॉडी को प्रोड्यूस करो। सपोज करो ये आप थे ए और आपका यह दोस्त था बी। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग मार्केट में घूम रहे थे और पुलिस की गाड़ी आई और आपके ये दोस्त थे उसको उठाई और जीप में बंद की और लेके चली गई। आपने देखा कि यार ये पुलिस वाले थे, और यूपी पुलिस, मान लेते यूपी की पुलिस थी, और आप कहीं प्रयागराज में घूम रहे थे, इलाहाबाद में आप घूम रहे थे अपने दोस्त के साथ। आपके दोस्त को आया, पुलिस उठाया और लेके चला गया। फिर आपने देखा कि यार मेरे नियरेस्ट थाना कौन सा था, तो आप थाने पे गए, ठीक है, पुलिस स्टेशन गए। उसने बोला कि भैया हमारे यहाँ हमने इस पर्सन को कोई डिटेन ही नहीं किया, हमने इस पर्सन को उठाया ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो? आप सोचोगे यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। इससे पहले एक चीज़ और समझाता हूँ, थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल पे आएंगे। अगर किसी को अरेस्ट करना होता है तो बेसिक प्रोसीजर क्या होता है? अगर किसी को अरेस्ट करना होता है बेसिक प्रोसीजर क्या होता है? देखो सपोज करो ये आप हो, ये कोई पर्सन एक्स है, इसने आपके खिलाफ कंप्लेन किया, ठीक है। आपके खिलाफ कंप्लेन कहाँ करेगा? पुलिस के पास, पुलिस के पास कंप्लेन करेगा, राइट। तो पुलिस क्या करेगी? एप्लीकेशन लेती है, फिर एफआईआर दर्ज करती है, राइट।
एफआईआर दर्ज करती है आपके खिलाफ, फिर आपको आती है बकायदा कहती है भैया आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और थाने चलिए, ठीक है, तो आप थाने लेके जाती है। बेसिकली यही रूल्स तो होता है। आपको अरेस्ट करने से पहले बताया जाता है कि आपको किस गुनाह के रूप में आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, एक होता है ए और बी में मान लेते हैं झगड़ा हो गया, आप कोर्ट चले जाते हो, ठीक है। जब आप कोर्ट जाते हो तो ना ए का जज जानने वाला होता है ना बी का जज जानने वाला। हम लोग क्या करते हैं, वकील करते हैं, लॉयर करते हैं, राइट। ये भी लॉयर करता है, ये भी लॉयर करता है। लेकिन इस सी जो जज है, इस जज को कोई नहीं जानता, ना आप जानते हो पर्सनली ना ये जानता है पर्सनली, ठीक है। तो जज का मतलब क्या होता है, जज के पास हम क्यों जाते हैं, हमें विश्वास होता है क्या करेगा, हमें नेचुरल जस्टिस दिलाएगा। ये नेचुरल मतलब जो सही होगा उसका वो साथ नहीं देगा, उसके लिए न्याय देगा। दोनों चीजें समझ लीजिए एक बार। मैंने कहा अगर आपको पकड़ना है तो जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ है, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, तो जो लॉ है, जो कानून है, कानून के तहत आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले पुलिस आपको गिरफ्तार करे फिर आप उसका एफआईआर लिखे, नहीं। पहले अगर एफआईआर लिखना है तो पहले एफआईआर लिखेगी, उसके बाद ही आपको गिरफ्तार करेगी। या फिर एप्लीकेशन आपके खिलाफ आया तो आपको थाने बुलाएगी, तहकीकात करेगी, उसके बाद ही आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। जो रूल है उस रूल के खिलाफ पुलिस नहीं जाएगी। पहला हो गया कंडीशन। दूसरा, जज जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही दोस्तों अपना निर्णय देता है। लेकिन अगर जज, कभी बार आपने देखा होगा कोर्ट में कि अगर किसी का जानने वाला होता है तो कोर्ट कहता है कि भैया ये तो मेरा परिचित है, मैं इसका केस नहीं सुनवाई करूंगा। कई बार आपने सुना होगा, बहुत बार आपने ये चीजें सुनी भी होगी, आपने कई बार सुना होगा ऐसा, ठीक है। मूवी वगैरह देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला जज जो है ना, वो अपना जानने वाला निकल जाता है। तो जज कहता है कि भैया ये वाला केस तो मैं सुनवाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जो इसमें एक एक पर्सन है, पर्सन ए है, ये मेरा जानने वाला है, तो उसके साथ क्या न्याय न्याय हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। तो देखो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, एक तो लॉ के अनुसार आपको चीजें होनी चाहिए, ठीक है, लॉ के अनुसार आपको जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरा, नेचुरल नेचुरल जस्टिस होनी चाहिए, ठीक है। और लॉ के अकॉर्डिंग आपकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त को यहाँ से ये उठा के लेके चला गया। अब मैं गया थाने, उसने बोला नहीं, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इसका उपयोग करूंगा आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को अगर डिटेन किया जाता है, ठीक है, डिटेन किया जाता है तो वो पर्सन खुद ही चला जाएगा आर्टिकल 32 के तहत कि भैया हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, हमें नहीं बताया गया। अब ये किस बेसिस पे जाएगा, तो आर्टिकल 21 के तहत जाएगा। आर्टिकल 21 क्या कहता है, is protection of life. Article 21 is a protection of life and personal liberty. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लॉ। अगर आपने, मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी स्वतंत्रता को वो तब तक छेड़ा नहीं जाता है, छेड़ा नहीं जाएगा जब तक कोई भी प्रोसीजर आपके कानून के तहत आपके खिलाफ नहीं किया जाता है। बेसिकली क्या है, अगर आपने कोई क्राइम किया है, कोई मिस्टेक किया है, तो लॉ का जो रूल है उस रूल के तहत ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। जबकि पुलिस वालों ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ आए, आपको भर के लेके चले गए, आपके दोस्त ने देखा, ये जाएगा आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा माय लॉर्ड, मेरे दोस्त को डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, और उसको बताया भी नहीं गया, मैं थाने पे भी गया, मुझे बताया भी नहीं गया कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा उस थाने को कि भैया उसको पहले तो आप प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष करो, हाइबियस कॉर्पस के अंतर्गत क्या करेगा, उसको कहेगा बताओ कि आपने तो क्यों इसको गिरफ्तार किया, क्यों उठाया, सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। एक तो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा पीआईएल का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आपको समझाने में थोड़ा आसान पड़ जाएगा, ठीक है। पीआईएल क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पीआईएल किसी का लेना देना नहीं, तो सपोज करो कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, वहां पे कोई घूस ले लेके अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, आप क्या करोगे, पीआईएल डालोगे, ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया आप पीआईएल क्यों डाल रहे हो, या हाई कोर्ट में अपील करोगे, कहेगा पीआईएल क्यों डाल रहे हो, तो वो कहेगा सिंपल सा भैया कि इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है, अगर किसी एक पर्सन, ईमानदार पर्सन को यहाँ जॉब मिल सकती थी और लोगों ने घूस लेके कर दिया, इसलिए मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट हो जाएगा, पब्लिक का इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल देता हूँ, गंगा नदी क्या है, आपको उत्तराखंड से निकलती यूपी से होती हुई चली जाती है ऐसे, ठीक है। अब आप चेन्नई में बैठे थे, आपको पता चला कि गंगा नदी का पानी बहुत ही गंदा हो गया है, तो ये क्या चेन्नई वाला पर्सन पीआईएल डाल सकता है, हाँ डाल सकता है। क्यों, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भैया तुम तो चेन्नई में बैठे हो, तुम तो गंगा का पानी पीते भी नहीं हो, तो गंगा का पानी गंदा हो गया उसके लिए तुम पीआईएल क्यों डाल रहे हो, ठीक है। तो ये कहेगा भैया ऐसा है कि ये पब्लिक का इंटरेस्ट है, मैं पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो मैं किसी भी देश के किसी भी कोने में पीआईएल डाल सकता हूँ, अगर उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, पब्लिक की सुरक्षा या पब्लिक कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, पब्लिक के हिसाब से, तो ये भी पीआईएल डाल सकता है जो चेन्नई वाला है। तो बेसिकली हाइबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, किसी को अगर डिटेन किया हो भैया तो उसकी बॉडी आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हमें कमांड दे सकता है।
किसके लिए? स्टेट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ या कंट्री के खिलाफ, ठीक है, दे सकता है। और स्टेट और कंट्री कहाँ होता है? कहीं भी हो सकता है। जैसे स्टेट का मतलब क्या है? स्टेट का मतलब देखो राज्य नहीं होता, स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, ठीक है। तो अगर स्टेट के खिलाफ, या सपोज यूपी के खिलाफ ही देता है, तो यूपी के खिलाफ किसी डिस्ट्रिक्ट में देगा, किसी डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ किसी एक बॉडी को देगा। चाहे पुलिस ने उठाई है तो पुलिस को उसको क्या करे? पुलिस क्या है? बेसिकली एक स्टेट का ऑर्गन ही है, एक पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा दायरा आप बढ़ाना, सोचने का बढ़ाओ थोड़ा सा, ठीक है। 15-20 मिनट का वीडियो चला जाएगा, इसलिए कि मैं आपको थोड़ा डीप में समझा रहा हूँ, ठीक। पहला हो गया हैव द बॉडी। दूसरा क्या है? वी कमांड, ठीक है। वी कमांड किसके खिलाफ लाया जाता है? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप, किसी चीज को करने से रोकना। लोअर जुडिशरी के खिलाफ लाया जाएगा। वी चेक, ये भी लोअर जुडिशरी के खिलाफ लाया जाएगा। वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ लाया जाएगा, कार्यपालिका के खिलाफ लाया जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये लाइन लिखी है ना, ये लाया जाता है दोस्तों कार्यपालिका के खिलाफ, ये लाया जाता है कार्यपालिका के खिलाफ। लोअर जुडिशरी कौन सा लाया जाता है? प्रोहिबिशन एंड सर्ट्योरारी, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा याद रखिएगा। अब मैं आपको मैंडेमस समझाता हूँ, मैंडेमस आगे वाली स्लाइड में समझाते हैं, ठीक है। देखो मैंडेमस का मतलब समझो आप। मैंडेमस का मतलब बेसिकली होता है कि अथॉरिटी, या फिर ऐसे समझ लो कि मैंडेटरी पब्लिक ड्यूटी। मान लेते हैं यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड, और यहाँ पे है मान लेते हैं दिल्ली पुलिस, ठीक। अब यहाँ पे आप रहते हो, मान लेते हैं आपके घर में चोरी हुई। आपने दिल्ली जल बोर्ड को फोन किया, बोला भैया मेरे घर में चोरी हो जाओ, आज चोरी हुई है, आ जाओ। क्या दिल्ली जल बोर्ड वाला क्या कहेगा? अरे नहीं मेरा भैया, मेरे ये अंडर नहीं आता है, मेरे अंदर क्या आता है? पानी, वाटर आता है, वाटर की दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपके घर में पानी नहीं आ रहा, ठीक है। आपने क्या किया? दिल्ली पुलिस को कॉल किया, भैया मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। पुलिस वाला कैसा जवाब देगा वो आपको अच्छे से पता है, बट बेसिकली क्या कहेगा? भैया ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत नहीं आता, आप किसको कॉल करो? दिल्ली जल बोर्ड को कॉल करो। तो बेसिक से मैं सिंपल से दोस्तों ये बता रहा चाह रहा हूँ कि जो चीजें आपके अंतर्गत नहीं आती आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस क्या करे? दिल्ली जल बोर्ड के पानी वाली कार्रवाई करना चालू कर दे तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। आपने कई बार सुना होगा, इससे सब सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। कहीं क्राइम हो जाता है, आप पुलिस को कॉल करते हो, पुलिस आती है। पुलिस क्या कहती है कि भैया ये हमारे स्टेशन के अंतर्गत नहीं आता, ये फला फला स्टेशन के अंतर्गत, इसको उसके एरिया के अंतर्गत आता है, ये हमारा एरिया यहीं तक खत्म हो जाता है, इसके उस साइड वाला दूसरे स्टेशन का एरिया आता है। तो क्या कहता है ये हमारा एरिया नहीं है, हमारा डिसीजन कहाँ तक है? हमारा न्यायिक क्षेत्र यहीं तक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आपका कोई दिक्कत है तो बताइए, इसके बाहर हमारा क्षेत्र नहीं आता है, ठीक है। ये चीज आपने सुनी होगी। तो बेसिकली क्या होता है? मैंडेमस में यही होता है कि जब आप अपने क्षेत्र से बाहर काम करने लगते हो, जैसे दिल्ली जल वाला जो जल बोर्ड वाला मैंने बताया, या फिर मान लेते हैं यहाँ वाली पुलिस थी, ठीक है। अब यहाँ वाली पुलिस थी दोस्तों, मान लेते ये वाली पुलिस इस दूसरे पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जाके काम करने लगे, तो यहाँ पे क्या होगा? रेट जारी हो जाएगा, भैया आपका ये नया क्षेत्र नहीं है, आपका एरिया कहाँ तक था? यहीं तक था, तो अपने एरिया से बाहर ना निकलिए। तो यहाँ पे ये आदेश दिया जाता है किसको? एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। अब ये दोनों थोड़ा ना आर्टिकल एक साथ समझते हैं, प्रोहिबिशन और रेट ऑफ सर्ट्योरारी, ये दोनों एक साथ समझेंगे, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ। प्रोहिबिशन और सर्ट्योरारी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल ही प्यारे समझ जाएगा, ठीक है। देखो मैंने आपको अभी नेचुरल जस्टिस बताया था। जैसे सपोज करो आपका ए है, बी है, और यहाँ पे जुडिशरी है। आप दोनों का कोई झगड़ा हुआ, केस चला गया जज के पास, केस चल रहा है। आपने आधे घंटे बाद पता चलता है कि जो ए है, ए का ये कौन है? फ्रेंड है। कौन? जो जज है। अभी आपको पता चला कि भैया कौन है ये फ्रेंड है किसका? ए का। अब आप चिल्लाओगे माय लॉर्ड ये तो आपका फ्रेंड है, आप तो इसके इसके फेवर में डिसीजन दोगे, हमारे फेवर में तो दोगे ही नहीं डिसीजन, ठीक है। तो ये क्या कहेगा? भैया मैं रिट दायर करूंगा। रिट कौन सा दायर करेगा? प्रोहिबिशन वाला पहले, ठीक है। जब कोर्ट में चिल्ला रहा था, ठीक है। अगर मान लो इसने कहा कि मैं नहीं सुन रहा भाई, तुम्हें जो करना है करो, बी को बोला कि मैं नहीं सुन रहा भाई, मैं इसको नहीं जानता, जबकि इसका फ्रेंड है, ए और जे दोनों आपस में फ्रेंड है, और इसके इसके फेवर में क्या करता है? जजमेंट दे देता है, ठीक है। तो कौन सा रिट जारी हो जाता है? रिट ऑफ सर्ट्योरारी। अब मैं समझाता हूँ। जब ये चिल्ला रहा था माय लॉर्ड, ये आता का फ्रेंड है, यहाँ नेचुरल जस्टिस नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं आप उसके फेवर में क्या करोगे? जस्टिस दोगे, ठीक है। ए और बी का झगड़ा हुआ, कोर्ट गए, कोर्ट में जो जज था वो ए का फ्रेंड निकल गया, ठीक है। तो बी कह रहा है भैया ये तो तुम्हारा फ्रेंड है, ये तुम्हारे ही फेवर में जजमेंट देगा। तो ये क्या करेगा? रिट दायर करेगा आर्टिकल 32 के तहत या आर्टिकल 226 के तहत। कहाँ मामला चल रहा था? लोअर कोर्ट में। ये मामला कहाँ चल रहा होगा? लोअर कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट में चल रहा हो तो आप कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, ठीक है। तो कोर्ट प्रोसीजिंग हैपनिंग, तो यहाँ पे कोर्ट का क्या रहा है? प्रोसीजर चल रहा था, अभी केस की सुनवाई हो रही थी, मैंने रिट दायर किया आर्टिकल 132 के तहत या 226 के तहत।
226 के तहत मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और इसमें सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, कहूंगा मिलॉर्ड ये इसका दोस्त है और हमें नेचुरल जस्टिस यहाँ पे नहीं मिल पाएगा और कोर्ट का प्रोसीजर चलता ही रहेगा। तो कोर्ट क्या कहेगा, भैया प्रोहिबिट करो इसको, रोक दो, कार्रवाई नहीं होगी आगे, हम देखेंगे बाद में जो होना है, यहाँ पे ये प्रोसीजर रोक दो। ठीक है, इन केस इसके यहाँ पे जाते जाते इसने जजमेंट दे दिया, तो ये बी कौन सा आर्टिकल कौन सा जो है आपका रिट दायर करेगा, ये रिट ऑफ सर्टियोरारी उत्प्रेक्षण लेख का जारी करेगा। इसमें क्या होगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा क्या, भैया ये केस हमारे पास आएगा, जिस अभी तक जो आपने फैसला दिया है ना उसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, वो कहेगा कि आपको इसको कंप्लीटली सर्टिफाई कर रहे हैं, हम चेक करेंगे कि जो आपने जजमेंट दिया वो सही है कि नहीं। यहाँ कहेंगे यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, अगर चल रहा है प्रोसीजर तो स्टॉप कर देंगे, अगर उसने डिसीजन दे दिया है तो कहेगा भैया पहले हम चेक करेंगे, मान लेते हैं आपको 5 साल की सजा दे दी उसने, ठीक है, तो आपको जेल में नहीं भेजेंगे जब तक इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर लेते हैं। तो चेक करने के बाद ही आपको सजा होगी, अगर उसने सजा सुना भी दिया है तब भी। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने रीट पढ़ लिए, देखो 4 रीट पढ़ लिए। अब समझो यहाँ पे पहला वाला कहाँ गया, एक मिनट, ये तो देखो हमने इसमें कौन कौन सा रीट पढ़ लिया दोस्तों। इस पहले में क्या था, टू प्रोड्यूस द बॉडी, उस पर्सन को प्रोड्यूस करो। दूसरा, हम कमांड देते हैं कि आपका एरिया से कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप नहीं जाइए। इसमें क्या था, अगर आप कोई फैसला ले रहे हो, कोई जज आपको जानने वाला है तो उसको हम रोकेंगे कि भैया ये आप गलत कर रहे हो, ठीक है, नेचुरल जस्टिस नहीं है। अगर आपने उसमें जस्टिस दे दिया है तब भी हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रोक देगा कि हम चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे, फाइनल अथॉरिटी हम देंगे। पांचवा आता है दोस्तों को वारंटो, अधिकार परीक्षा। वी आस्क व्हाट इज योर अथॉरिटी, किसके खिलाफ आता है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। कल को आप आईएएस बनोगे तो एग्जीक्यूटिव भी बनते हो दोस्तों, कार्यपालिका का ही पार्ट बनते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, देखो कैसे, मैं ये भी समझा देता हूँ आपको। सपोज करो आपका एक दोस्त था, आपको पता है आईएएस के लिए अभी एज कितनी है, अगर एज ए मैं जनरल बात करूँ तो 32। ठीक है, मैक्सिमम एज कितनी है, 32 है ना। तो मान लो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, जो 35 ईयर का हो चुका है, आपको पता है कि 36 ईयर का हो गया, मान लेते हैं 36 ईयर का हो गया वो, ठीक। आपका कोई एक फ्रेंड है, मान लेते हैं राम है, आपको पता है इसकी एज कितनी है, 36, और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तैयारी कर रहा था, बेसिकली आपको पता चला कि अभी यूपीएससी की तैयारी करने से कहीं हुआ नहीं है, मान लेते हैं आप ये ए हो। आपको 10 साल बाद पता चलता है कि ये तो कलेक्टर है, डीएम है कहीं का। ठीक है, 10 साल बाद मतलब इसकी एज कितनी हो रही होगी, 46 साल। लेकिन आपको पता है कि ये जनरल था, यूआर था, अनरिजर्व कैटेगरी का था, और मैक्सिमम एज कितनी है उसके लिए, 32 ईयर एज। और आपको ये पता था कि 36 ईयर तो उसी टाइम था वो उसके डॉक्यूमेंट में। ठीक है, अब आपको 10 साल बाद पता चलता है कि ये डीएम है, कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है किसी जिले का। तो आप कहोगे अरे यार तुम डीएम कैसे बन गए, तुम तो 36 साल के थे। अब इसने क्या किया, कुछ मैनिपुलेट किया अपने डॉक्यूमेंट वगैरह में और डीएम बन गया। अब आप क्या करोगे, आप आर्टिकल 32 या आर्टिकल 26 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे, बोलोगे भैया को वारंटो के तहत इसको जांच कराइए, ये बंदा डीएम के पद पे बैठने लायक नहीं है। क्यों बैठने लायक नहीं है, क्योंकि इसने जो पद धारण किया है वो गलत तरीके से धारण किया है। आईएएस बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए 32 साल। लेकिन ये कितने साल की एज के बाद गया था, 36 साल, 36 ईयर, राइट। तो आप बेसिकली क्या है कि इसने क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा फर्जीवाड़ा किया, फर्जीवाड़ा करके चला गया, राइट, डीएम बन गया। लेकिन कायदे से पूछो तो क्या ये डीएम बनने लायक था, आज भले डीएम बना हुआ लेकिन डीएम बनने लायक नहीं था, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो थी 32 ईयर्स थी और 36 ईयर में इसने अपने डॉक्यूमेंट से फर्जरी वगैरह करके और ये डीएम बन गया। तो यहाँ पे कौन सा रेट इशू होगा, को वारंटो, अधिकार परीक्षा। ठीक है, तो इसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ठीक है, नौकरी से, प्लस इसके ऊपर फौजरी का केस भी चलेगा, धोखाधड़ी का। तो ये हमने 5 रेट्स पढ़े, एक बार एक रेट्स देख लेते हैं पांचों। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैव द बॉडी, बॉडी को लाओ, ऐसे याद रखिएगा। परम आदेश, बी कमांड, हम आपको आदेश देते हैं कि अपने न्याय क्षेत्र में रह के काम करिए। तीसरा, अगर कोई आप न्याय के क्षेत्र में, बेसिकली लोअर जुडिशरी को दोस्तों ये दिया जाता है, ठीक है, कि अगर आप गलत काम कर रहे हो तो उससे रोका जाएगा आपको। ठीक है, अपने दोस्त का आप केस नहीं सुन सकते, कभी आप वकीलों से पूछोगे तो ये बताएंगे कि अगर आपका दोस्त कोई जज है तो आप वहां पे केस अपना लेके नहीं जा सकते हैं। ठीक, अगर उसने ऑर्डर दे दिया है तो आप कौन सा रीट जारी करोगे, नंबर 4 का, रीट ऑफ सर्टियोरारी। पांचवा क्या है, को वारंटो। को वारंटो क्या था दोस्तों, कि आप कौन से अथॉरिटी से आपने ये चीज ज्वाइन किया था। ठीक, अब देखो लास्ट का ये चीज मैं आपको फिर से समझाता हूँ थोड़ा सा, फिर इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, आर्टिकल 39 सुप्रीम कोर्ट को अथॉरिटी देता है, आर्टिकल 26 हाई कोर्ट को अथॉरिटी देता है। फंडामेंटल राइट का हनन होगा तो कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट का भी हनन होगा तो कहाँ जाओगे, आपका हाई कोर्ट।
तो ये क्या हो जाएगा, जब इसके पास दो दो चीजें, इसके पास एक ही चीज है, तो ये कौन सा बड़ा हो गया, हाई कोर्ट। बड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ उसका दायरा बढ़ गया है, दायरा बढ़ गया, व्यापक हो गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बड़ा नहीं हो, बड़ा तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा, बस इसका दायरा बढ़ गया, ठीक। सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी कोने में सुनवाई कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जिस स्टेट का हाई कोर्ट या यूटी का हाई कोर्ट रहेगा, उसी कोर्ट में क्या करेगा, हाई कोर्ट में रहेगा, ठीक है। तो आप देखो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। इतना अगर आपने रीड समझ लिया दोस्तों, तो लाइफ जिंगालाला है एकदम मस्त। इतना ज्यादा किसी को नहीं पता होगा, और जितना भी आपसे प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सारा का सारा इसका आंसर देने के लिए कैपेबल रहेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं। जिन्होंने वीडियो पैक वगैरह लेना है दोस्तों, हम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, मेरे से बात नहीं होगी, ठीक है, टीम का कोई ना कोई मेंबर बात करेगा, ठीक है, मेरे से बात नहीं हो पाएगी आपकी, राइट। तो आप पेमेंट मेथड मैंने बता दिया है, सारी चीज़ें बता रखी है, ठीक है। अगर आपको बुक्स वगैरह भी चाहिए तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वो आपको बुक्स वगैरह भी यहाँ से ऑर्डर कर देंगे आपको, ठीक है। तो आपके घर तक कोरियर वगैरह आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।